हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज की समरी देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। पहले हमने पार्ट 1 में मोर देन 30 क्वेश्चंस को देख लिया। अब इसमें हम उसके बाद के क्वेश्चन देखेंगे और 2018 और 2019 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे आज हम उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आज ये भी जानेंगे कि जो ईवीएस की पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं वे क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। हम ढेर सारा पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं एग्जाम में बैठने के बाद। तो आज मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और हम इनको कैसे पढ़ लें कि हमारे कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स हम अचीव कर सकें। तो ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो देखिए ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन है वैश्विक से स्थानीय, दूसरा है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है अज्ञात से ज्ञात और चौथा है ज्ञात से अज्ञात। तो अब आप समझिए, वैश्विक से स्थानीय यह कोई भी सिद्धांत नहीं है। दूसरा अमूर्त से मूर्त, जब हम एक छोटे से बच्चे की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज कहाँ तक है, क्लास 3rd 4th एंड 5th, 3 ही क्लासेज में है ना। तो अगर 3 क्लासेज में है तो उस समय बच्चा अमूर्त से मूर्त को नहीं सीख सकता, वह मूर्त से अमूर्त की ओर जा सकता है। तीसरा अज्ञात से ज्ञात, जो उसे पता ही नहीं है, एक 10 साल का बच्चा होगा या 9 साल का बच्चा होगा, 9-10 साल के बच्चे को अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। चौथा है ज्ञात से अज्ञात। तो जी हाँ, ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चा जहाँ होता है, जिन परिस्थितियों में होता है, उन्हीं परिस्थितियों के बारे में जानता है और उसके परिस्थितियों से लेकर हमें उसे वो बताना होता है जो वह नहीं जानता है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। ठीक है, यह पेडागोजी का क्वेश्चन है जो आ जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तीसरा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, और चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ ये पेडागोजी का क्वेश्चन आया कहाँ से है। ये देखिए, यह आया हुआ है जो बुक का दूसरा तीसरा पेज होता है ना, जिसमें आमुख लिखा होता है या विषय, पूरे बुक में क्या लिखा हुआ है, जिसके एक शुरुआत में जो विषय वस्तु जिसे हम कहते हैं, तो जो वह पेज होता है ना, उस पेज से ये क्वेश्चन आया हुआ है। उस पेज का हम कुछ पार्ट लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5 तक एक विषय के रूप में देखती है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है ना, कि कक्षा में 3 से 5 तक एक विषय क्षेत्र है। अब आ जाते हैं, फिर से इसको आगे देखते हैं हम। यह विषय विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण से जुड़ी अवधारणाओं और मुद्दों को समेकित रूप में देखता है। मीन्स क्या हुआ कि विषय वस्तु में ये बता दिया गया है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें 3 विषय हैं, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण। कक्षा 1 और 2 में यह विषय नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात है। अतः कक्षा 1 और 2 में इसकी कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। अब आपको पता है इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसी 4 लाइन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या कहती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक है, कहती है कि छात्रों को ना बाहरी दुनिया से जोड़ा जाए, मतलब सिर्फ कॉलेज स्कूल का ज्ञान नहीं दिया जाए, उसे बाहर का भी ज्ञान दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन बनता है, पर्यावरण अध्ययन किस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो देखिए यह कक्षा 3 से 5 के लिए है। तीसरा क्वेश्चन बनता है, यह विषय कौन कौन से विषयों को जोड़ता है। तो देखिए अभी ये वाला क्वेश्चन वही है कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय क्षेत्र है जिसमें कौन कौन से और विषय आते हैं। तो इसमें क्या आ गया, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे। तो यह इसका ऑप्शन 2 सही होगा। और चौथा क्वेश्चन से क्या बनता है कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को किस की पुस्तक है नहीं, तो उसे कैसे समझाया जाता है। तो उसमें
पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित से माध्यम से बताए जाने की बात है। ठीक, तो देखो 4 लाइन में 4 क्वेश्चन, और यह हम छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि यह तो विषय वस्तु में दिया है ना, किसी पाठ में तो दिया नहीं है, और हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो ठीक है, आ जाते हैं हम अगले चैप्टर पे, अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। अभी इसके बारे में हमने पढ़ा था कि पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 और 2 में नहीं, सिर्फ 3, 4 और 5 में पढ़ाया जाता है। अब देखिए, अगला है ऑप्शन 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही। अभी पीछे वाले लाइन में हमने इसको देखा था, क्या था, देखिए, इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताए जाने की बात कही गई है। तो देखा, 2 क्वेश्चन हमने आपको यहीं से दिखाया है कि ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं विषय वस्तु से। तीसरा ऑप्शन इसका है, 2nd, 3rd और 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। गलत है, क्योंकि 2nd, 3rd और 4th की बात नहीं होगी। 3rd, 4th और 5th में पर्यावरण अध्ययन की बुक है, जबकि 1st और 2nd में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण सिखाया जाता है। अच्छा, अगला है 1 से 2nd तक की 1st से 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, पर्यावरण अध्ययन, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल सही होगा और यही सही ऑप्शन होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, यह क्या इंगित करता है? मतलब बच्चों को पर्यावरण अध्ययन जब सिखाया जाता है ना, तो उन्हें टाइम देना चाहिए कि वे खोज से सीखें, रटाना नहीं है। ईवीएस में साफ लिखा हुआ है विषय वस्तु में ही कि यह सिखाना है, रटाना नहीं है। बच्चों को खुद से सीखना है, उनको वक्त देना है। वो अपने परिवार से सीखेंगे, समुदाय से सीखेंगे, दोस्तों से सीखेंगे, किताबों से, विभिन्न किताबों से सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, बिल्कुल ही गलत है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है, हो सकता है भाई। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, गलत है। लेकिन अब देखिए, ये 2 ऑप्शन है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है, पूरी तरह से नहीं। कुछ सूचनाएं मिलती हैं, उन सूचनाओं पे प्रेक्षण किया जाता है, यानी देखा जाता है, बच्चा उसको देखता है, समझने की कोशिश करता है। सिर्फ सूचनाओं के माध्यम से नहीं सीख सकता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक, इसमें जानते हैं औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया, इसमें बच्चों की भाषा में ही सब कुछ सिखाया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पर्यावरण अध्ययन में किस भाषा में बच्चों को सिखाया गया है? तो यह बच्चों की ही भाषा में सिखाया गया है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? उप प्रकरण का मतलब होता है जो थीम बनी है ना, इसमें 6 प्रकरण दिए गए हैं। जो ये पर्यावरण अध्ययन है, इसमें 6 प्रकरण दिए गए हैं। इसमें जो पहला प्रकरण है ना, उसके 4 और भी प्रकरण हैं, तो उप प्रकरण जिनको कहा जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं उनके बारे में। और यह भी ना विषय वस्तु से संबंधित क्वेश्चन है। नए पाठ्यक्रम में इस विषय को 6 थीम में बांटा गया है। वे हैं, पहला थीम है परिवार एवं मित्र, जिसकी 4 उप थीम है, मतलब उप प्रकरण। ठीक, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो आ जाते हैं हम अब क्वेश्चन पे फिर से। इसमें परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे सीखते हैं। तो परिवार और मित्र क्या है? पहला प्रकरण है। और उसके ही प्रकरण हैं, उसी के जो बाकी 4 प्रकरण है, उप प्रकरण है, आपसी संबंध है, काम और खेल है, जानवर हैं और पौधे हैं। ठीक है, अब आप इनको याद कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? जो 6 थीम है ना, उन 6 थीम को पहले आप जान जाइए। तो सबसे पहला थीम है परिवार। बच्चा, शुरुआत बच्चे की कहाँ से होती है? परिवार से। जब वो जन्म लेता है तो कहाँ आता है? परिवार में। उसकी सबसे पहली जो दोस्त होगी कौन होगी? उसकी मम्मी होंगी। ठीक, सबसे पहले उसकी मम्मी ही उसकी देखभाल करती ना, तो ऐसे समझिए आप। पहली थीम क्या है? परिवार और मित्र। ठीक, सबसे पहले बच्चा परिवार में आया और उसने मित्रता की मम्मी से। मम्मी को देख के तो हंसता है ना, खेलता है। तो सबसे पहले बच्चा परिवार में आया, उसने मित्रता की। दूसरा,
परिवार में जब जन्म लेता है बच्चा, उसको क्या जरूरत होती है? भोजन की, जो माँ के दूध से उसको पूरा होता है उसका भोजन। तो सबसे पहला थीम क्या हुआ? परिवार और मित्र। दूसरा थीम क्या हुआ? भोजन। पहले भोजन यानी बच्चे को दूध दिया जाता है, वो बच्चे का भोजन हो गया। तीसरा पानी, जब बच्चा दूध बहुत बाद में जब दूध पीता है उसके बाद भी काफ़ी दिनों बाद उसको पानी पिलाना शुरू किया जाता है। शुरू में बच्चे को पानी भी नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले बच्चे के लिए एक छोटे से बच्चे की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ? पहला थीम क्या हो गया? परिवार और मित्र। जब मित्रता परिवार में आया तो उसके बाद जन्म के बाद परिवार में आया, परिवार के बाद उसको भूख लगी तो दूध दिया गया, तो ये भोजन हो गया। और उसके बाद जब दूध से भी उसका काम नहीं चला, थोड़ा और बड़ा हो गया, तो उसको भी पानी दिया गया। ठीक, उसके बाद उसको रहने के लिए एक जगह भी दी गई। पहले खाया पिया, फिर उसके बाद रहने के लिए उसको जगह दी गई। जब जगह हो गई तो उसके बाद फिर उसको क्या हुआ कि अब वो यात्रा भी करेगा। जब थोड़ा और बड़ा होगा तो घूमेगा ना, घर से बाहर निकल के घूमेगा, वो उसकी यात्रा हो गई। और जब वो यात्रा पे निकलता है, घूमने के लिए निकलता है बच्चा, तो क्या करता है? चीजों को तोड़ता है, फोड़ता है, फिर उनको बनाता है। सबसे बड़े वैज्ञानिक, मतलब सबसे नए वैज्ञानिक जो होते हैं, सबसे खोजी प्रकृति बच्चे ही तो होते हैं ना। तो इस तरह से आप 6 थीम को याद कर लीजिए। सबसे पहले थीम परिवार, बच्चे का जन्म हुआ, परिवार में आया और वहाँ उसने मम्मी से मित्रता की। फिर उसको भूख लगी तो उसको दूध मिला, तो भोजन। उसके बाद भोजन के बाद उसको पानी मिला, पानी के बाद उसको घर रहने को घर मिला। रहने के जब वो रहने लगा, थोड़ा और बड़ा हुआ, तो उसने यात्राएं शुरू की, मतलब घर से बाहर निकलना। और जब यात्राएं हो गई तो फिर उसने तोड़ फोड़ चीजें शुरू की, तो उसको हमने कहा चीजों को कैसे बनाते हैं। याद हो गया ना, ये 6। अब पहला जो थीम है ना, परिवार और मित्र, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला थीम यही है ना, परिवार भी है और मित्र भी है। तो इसीलिए इसको 4 थीम में बांटा गया। परिवार में रिश्ते बनेंगे, रिश्ते बनेंगे तो उनके साथ वो खेलेगा और काम करेगा। फिर दोस्ती तो जानवरों से भी होती है, छोटे बच्चे जानवरों के साथ बहुत खेलते हैं, कुत्ते बिल्ली जो भी मिल जाए उनके साथ खेलना शुरू। और उसके बाद पौधे, बच्चों को पौधों से भी बहुत लगाव होता है, कोई भी फूल तोड़ने में बच्चों से आगे कोई नहीं होता है। तो आप इन 4 थीम को याद कर लीजिए। परिवार में क्या होता है? रिश्ते बनते हैं। उसके बाद बच्चे काम भी करता है और खेलता भी है परिवार वालों के साथ। उसके बाद बच्चे जानवरों के साथ भी और पौधों के साथ इनकी दोस्ती होती है। तो इस तरह से आपको 6 थीम और 4 उप थीम याद हो गई ना। ठीक, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपने देखा ना, ये 2018 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में सुझाए प्रकरणों का उप प्रकरण क्या है। तो इसमें जानवर क्या है? उप प्रकरण है। अब इसमें थीम कौन सी है? परिवार और मित्र पहली थीम हो गई। उसके बाद भोजन दूसरी थीम हो गई। और 6वीं थीम है हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? मतलब वांछनीय का मतलब होता है क्या करना चाहिए। तो एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो देख लीजिए। पहला ऑप्शन है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। और चौथा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो शुरुआत करते हैं हम लास्ट से। तो सबसे पहले चौथा गलत। क्यों गलत? केवल पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक, अब आ जाते हैं लास्ट से फर्स्ट पे। संबोधित करना, क्या संबोधित करने से बच्चा थोड़ी समझ जाता है, वो तो करके सीखता है ना, तो ये भी गलत। अब आ जाता है पर्यावरण अध्ययन की सूचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। हो सकता है सही है। ठीक, अब पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ये रेखीय आयोजन क्या होगा? रेखाओं के आयोजन कर दिया, मान लीजिए उनको अगर किसी रेखीय आयोजन कर भी दिया तो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो सही है वो ये है दूसरा, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। जो भी सूचनाएं है ना उनको देने के लिए प्रेरित करना। उनको बच्चा कैसे जानेगा, उनको कैसे सीखेगा, उसके लिए प्रेरणा देना या प्रेरित करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? देखिए क्वेश्चन ये है कि
पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों के द्वारा जो ज्ञान की रचना हो रही है, मतलब जो बच्चा सीख रहा है वो कैसे कैसे सीख सकता है, किन से सीख सकता है? तो देखिए, सबसे पहला तो है बच्चों के द्वारा भाग लेना। बिल्कुल सही है, जब सक्रिय रूप से भाग लेगा वो तभी कुछ सीखेगा। दूसरा, बच्चों के समुदाय के सदस्य। बिल्कुल, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के जो समुदाय हैं उनके जो सदस्य हैं वे भी सिखाते हैं, तो दूसरा भी सही है। ठीक। तीसरा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। बिल्कुल, ये भी तो सही है। और चौथा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषाएं। अच्छा, अब मैं आपको बता दे रही हूँ, ईवीएस की जो बुक है ना उसमें कहीं भी परिभाषाएं नहीं दी गई हैं। परिभाषाएं बच्चे खुद से बनाएंगे, उनके अंदर समझ विकसित करनी है। कोई रटने वाली या कोई ज्ञान की वो चीज विकसित नहीं करनी है कि उनको रटना आ जाए, उनको सिर्फ समझना है और अपने अनुसार उसकी परिभाषा उनको तय करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। तो अब सही कौन सा हो जाएगा? ए, बी और सी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पर इसके बारे में दिया भी गया है। पुस्तक में इस बात की काफी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें, जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र और पुस्तकें आदि। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्य पुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षक को भी बच्चों के परिवार को जानने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ ये है कि बच्चों के सक्रिय भाग लेना और बच्चों के समुदाय के सदस्य और जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से सीख सके। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किसको किसको? वृत्तांत को। हाँ भाई, बहुत सारे वृत्तांत दिए गए हैं इसमें। तो जब भी हम किताबों को देखते हैं ना, बहुत सारे वृत्तांत दिए गए हैं इसमें। ठीक, तो वृत्तांतों को, कहानियों को, बिल्कुल कहानियां भी बहुत सारी हैं। और अगला, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। ठीक। और चौथा है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। अब देखिए, जो अवधारणाएं हैं ना, जो अवधारणाएं का मतलब ये हो गया जो निश्चित बातें कही गई हैं, उनका प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। ठीक, तो यह तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन जो सही होगा ए और बी। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है वृत्तांतों के द्वारा और कहानियों के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। यह क्लास 5th की बात है। क्लास 5th में चैप्टर है कि सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। देखिए, जो सपेरे होते हैं ना, वे सांपों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं। उनके वे दांत भी निकाल देते हैं ताकि वे किसी को काटे नहीं, और उनका जो वे उसको पालते हैं। उनका कभी भी अपने सांपों का नुकसान नहीं करते, क्योंकि सांपों से उनकी जीविका चलती है, तो वे उनके साथ कभी भी गलत नहीं करते। तो यह चैप्टर क्यों जोड़ा गया है इसमें? तो ये इसलिए जोड़ा गया है, मैं इसको ऑप्शन के द्वारा बताती हूँ। यह एक अवैध कार्य है। हाँ, अवैध कार्य है अगर वे सांपों को मारते हैं तो, लेकिन उनकी रोजी रोटी के लिए कोई भी और ऑप्शन नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को इसको सीधे सीधे गलत नहीं कर सकते। अब दूसरा हम देखते हैं, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बात, क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस चैप्टर का उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ठीक है, जागरूक करना है और संवेदनशील बनाना है। किस लिए जागरूक करेंगे? तो यह एक अवैध कार्य है। अवैध कार्य तो है, किसी भी जंगली जानवर को पकड़ना अवैध कार्य है, तो यह तो नहीं होगा। ठीक। दूसरा, सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। तीसरा, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है।
कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। बिल्कुल, पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, लेकिन सांपों को पालना या फिर किसी जंगली जानवर को पालना पशुपालन नहीं कहलाता है। पशुपालन का अर्थ है घरेलू जानवरों को पालना, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इनको पालना पशुपालन कहलाता है। जैसे अब कोई कुत्ता पाल रहा है तो पशुपालन नहीं कहलाता। बिल्ली पालना, चूहा पालना एक पशुपालन नहीं है। किसी कोई आके शेर पाल ले तो ये पशुपालन नहीं कहलाता है। ठीक, तो बच्चों को जागरूक इसलिए करना है कि जो सपेरे हैं ना, वे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। और अगर हम ये करते हैं कि आप भाई जो सपेरे हैं वे सांपों को पालना छोड़ दें, तो जरूरत है कि हम उन्हें पहले कोई रोजगार उपलब्ध कराएं, तब तो वे छोड़ेंगे, क्योंकि वे हमेशा से वही काम करते आ रहे हैं, तो उन्हें कुछ और आता नहीं है, तो वे क्या कुछ उनको सिखाना होगा ना, जिससे वे कर सकें। क्यों, देखिए सपेरे बहुत फायदेमंद, लाभदायक भी होते हैं। कभी किसी को सांप काट ले तो उसकी दवा भी उनके पास होती है। अगर हम हमें एंटीडोट नहीं मिला कहीं, डॉक्टर जहाँ मान लीजिए ऐसी जगह पे जहाँ सपेरे रहते हैं, जंगलों में, वहाँ पर ना तो डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, ना ही ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं जो हम सांप के काटने पर दे सकें। तो वहाँ पर सपेरे काफ़ी लाभदायक होते हैं। लोगों के घर से सांप निकालना वगैरह ये सब काम वे कर लेते हैं। तो हमें अगर उनके सांपों को पालने से रोकना है तो पहले हमें उनके लिए कोई और रोजगार उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों को संवेदनशील बनाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? गतिविधियां पूछी जा रही हैं। तो चित्र पढ़ना, बहुत सारे जो चीजें हैं ना उस चित्रों के माध्यम से सिखाई गई है ईवीएस के बुक में। फील्ड भ्रमण, ये भी है। श्यामपट्ट का उपयोग, यह भी है। उपर्युक्त सभी, बिल्कुल ये चारों ही हों, तीनों ही होंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो देखिए मैप तो बहुत ही जरूरी है। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगी ना उसमें मैप के द्वारा पूरे भारत को आपको दिखाऊंगी। पहले भी जो मैंने पढ़ाया तो उसमें जो मैंने 7 वीडियोज बनाए हैं उन सभी वीडियोज में मैंने मैप के द्वारा पढ़ाने की कोशिश की है कि आप मैप के द्वारा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए जम्मू कश्मीर और गोवा की बात कर रहे हैं। पहले बात किसकी कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर की। और दूसरी बार बात किसकी कर रहे हैं? गोवा की। तो पहले हम उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन भी चूज करेंगे। देखिए यहाँ मान लीजिए ऐसे हमारे भारत में एक जगह यहाँ पे है बिहार, ठीक, और बिहार के सापेक्ष पूछ रहा है। तो यहाँ से ना ऐसे कॉर्नर पे है जम्मू कश्मीर, ठीक, और यहाँ से ही ऐसे कॉर्नर पे नीचे है गोवा। यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। उत्तर में है ना, उत्तर ये हमारा जो मान लो अगर ये भारत ऐसे भारत है तो ये हो गया उत्तर, ठीक, और ये क्या हो गया दक्षिण, और यहाँ है बिहार। अब पूछ रहा है किसके सापेक्ष में? बिहार के। तो यह क्या है? उत्तर और पूरब का कोना हो गया। अगर हम यहाँ से समझो ऐसे, ये हो गया उत्तर, यह नीचे हो गया दक्षिण, यह हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब, ठीक। ये नॉर्थ, साउथ, ठीक, वेस्ट और ईस्ट। आ गया समझ में? तो देखो यहाँ पर अगर कोई चीज है तो क्या होगी? उत्तर और पश्चिम होगी ना। तो हमें यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की बात कर रहे हैं बिहार के सापेक्ष में, तो क्या होगा? उत्तर और पश्चिम। तो पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरे ऑप्शन में है उत्तर और पश्चिम, तो बिल्कुल यही होगा। और तीसरा नीचे वाला गोवा की बात करें तो क्या है? दक्षिण और पश्चिम, तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो गया। अब इसको हम मैप के द्वारा देख लेते हैं। देखो यहाँ है, ये देख रहे हो, ये पटना, ऐसे दिखेगा नहीं, इसमें मैं दिखाती हूँ। देखो ये पटना लिखा हुआ है ना, तो ये है बिहार। पटना बिहार की राजधानी है ना, ये बिहार हो गया। यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, ठीक। अब यहाँ से तो लद्दाख में चेंज हो गया ना, तो अभी जब कहीं मैप है तब नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और यहाँ पे है गोवा, ये छोटा सा देख रहे हो, ये गोवा है यहाँ पे। तो यहाँ बिहार, यहाँ जम्मू कश्मीर और यहाँ पर गोवा। तो अब समझ में आया? ये है उत्तर और पश्चिम, ये है दक्षिण और पश्चिम। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज आगे जो क्वेश्चन है मैं उससे जुड़ा आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे नीचे केरल देख रहे हो ना, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें कुछ राज्यों की मैंने बात की थी। यहाँ केरल है, यहाँ कर्नाटक है,
नीचे से एक बार आंखें बंद करो, एक बार आंखें बंद करो और समझो। सबसे नीचे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पश्चिम में केरल और पूरब में तमिलनाडु। सबसे नीचे से भारत का मैप मैं बता रही हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ, थोड़ा सा बताऊंगी, पूरा नहीं, थोड़ा सा बता रही हूँ। सबसे नीचे से ध्यान दो, पश्चिम में केरल, पूरब में तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु के ठीक ऊपर 2 ही और राज्य हैं, पश्चिम में कर्नाटक और पूरब में आंध्र प्रदेश। ठीक, अब इसी आंध्र प्रदेश के और ऊपर बढ़ेंगे तो आता है तेलंगाना। ठीक, और इसी कर्नाटक से जब हम ऊपर बढ़ते हैं तो आता है महाराष्ट्र। ठीक, अभी देखा सबसे नीचे 2 ही राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु, पश्चिम में केरल और पूरब में तमिलनाडु। अब जब हम केरल से ऊपर जाते हैं तो कर्नाटक है उसके ऊपर। ठीक, और तमिलनाडु से ऊपर जाते हैं तो आंध्र प्रदेश है उसके ऊपर, और कर्नाटक से हम और ऊपर जाते हैं तो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा राज्य है जिसे हम कहते हैं गोवा, बहुत ही खूबसूरत राज्य। और जब हम आंध्र प्रदेश से ऊपर जाते हैं तो एक तरफ है तेलंगाना और ऊपर, और पश्चिम में है, पूरब में है उड़ीसा। ठीक, मैं अभी सिर्फ इतने राज्यों के बारे में बता रही हूँ क्योंकि आगे का ये क्वेश्चन है ना जो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको इसको बता देती हूँ। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है। पढ़ते ही लगा होगा ना कि ये तो सच्चाई है। जी नहीं, ये सच्चाई नहीं है, मिथक भी नहीं है, ये झूठ बिल्कुल भी। मिथक वो होता है ना जिसके बारे में जो अनगढ़ंत कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां जो होती है उसको मिथक कहते हैं, तो मनगढ़ंत भी नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य तो बिल्कुल भी नहीं है। रूढ़िबद्ध धारणा, जी हाँ, यह रूढ़िबद्ध धारणा है। हमारी दादी ने कहा कि हम कमजोर हैं भैया से और हमने मान लिया। किसी ने कहा कि आप कमजोर हो, लड़कियां तो कमजोर होती हैं, ये मेहनत वाले काम मत करो, तुम कमजोर हो, तुम ये काम नहीं कर सकती, और हमने उसको मान लिया और हमारे जो मन में था उसके अनुसार हमने काम किया। जैसे अगर कुछ हमें भारी बोझा उठाना हो तो हमें सिखाया गया नहीं तुम मत उठाओ, तुम तो कमजोर हो, ये लड़का ही कर सकता है, हमने उसको मान लिया। ठीक, यह रूढ़िबद्ध धारणा होती है। उनको उनकी मम्मी ने सिखाया, उनको उनकी मम्मी ने सिखाया, उनको उनकी मम्मी ने सिखाया, यह कई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है, तो यही कहलाती है रूढ़िबद्ध धारणा। अभी हमने कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में पिछले लेसन में पढ़ा था, जब कल के वीडियो में भी मैंने बताया था और उसके पहले भी मैंने बताया था। कर्णम मल्लेश्वरी जो वेट लिफ्टर हैं, वह अगर इतना भार उठा पाती हैं, वेट लिफ्टर काफी ज्यादा वजन अगर उठा पाती हैं जितना एक लड़का भी नहीं, सामान्य लड़का भी उतना नहीं उठा सकता, तो उन्होंने क्या किया है, उस रूढ़िबद्ध धारणा को तोड़ा है। ठीक, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? देखिए वही क्वेश्चन फिर से आया, यहाँ पे आ ही गया जो मैं अभी बात कर रही थी, तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका ऑप्शन 2 सही होगा। और देखिए रेगिस्तानी ओक के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको कि इस काफी मोटा होता है और इसकी जड़ें ना, इसकी जो लंबाई होती है पेड़ की, उसके 3 गुना ज्यादा गहराई में अंदर तक सीधी गई होती हैं। ठीक, यह इसकी पहली खासियत। जहां तक उन्हें पानी नहीं मिलता है ना, वहां तक वो गहराई में चली जाती हैं। और दूसरी इसकी खासियत, इसमें अगर पाइप डाल दिया जाए ना, इसके तने में पाइप डाल दिया जाए तो उसमें से पानी निकल आता है। तो लोग जब जाते हैं तो वहां पर, तो ऐसे में लोग जब ऐसे टूर जो कर रहे होते हैं तो वे अपने साथ एक पाइप रखते हैं ताकि जब भी उन्हें पानी की जरूरत हो वहां से पानी निकाल के पी लेते हैं। अगला, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो मैंने आपको जड़ और तने में अंतर बताया था। अभी मैं आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल्स, मतलब ऐसे बताऊंगी कि आप इसको समझ जाओ। देखो, जो आप जड़ें होती हैं ना, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ें निकलती हैं। ठीक, जो मूसला जड़ें होती हैं, और दूसरा होते हैं अपस्थानिक जड़ें या अलग तरह की जो जड़ें हैं जो एक ही जगह से ढेर सारी गुच्छे में निकलती हैं। तो अब हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शन में अगर हमें चुनना हो कि कौन सा जड़ का समूह है, और मान लो हमें नहीं पता है, अगर आप नहीं जानते हो कि जड़ और तने में हम कैसे डिफरेंस करना, तो देखो क्या करना है। सबसे पहला हम देखते हैं चुकंदर, आलू और अदरक। देखो, जब हम बात कर रहे हैं आलू की ना, तो आलू से क्या होता है, आलू से पत्तियां निकलती हैं, तना और पत्तियां निकलती हैं ना, यहाँ से देखा होगा आंख निकलती है आलू से, आंख।
आँख जो निकलती है वो क्या है, जैसे एक सेकंड मैं तुम्हें बता रही हूँ अच्छे से। देखो यह एक हमारा पेड़ है, मान लो कोई पेड़ ऐसे हुआ, ठीक, तो यहाँ से अगला तना निकल सकता है ना, यहाँ से तना निकलता है ना, और फिर यहाँ से और छोटे छोटे तना निकलते हैं, जैसे कि किसी भी पेड़ का देखते हो, तो ये तने से तना निकल रहा है, ठीक। तो ऐसे ही जो आलू होता है, तो उसके आलू से आँख निकलती है ना, ऐसे कहीं से भी आँख निकल जाती है, तो सबसे पहले उसे क्या निकलती हैं, पत्तियाँ, ठीक, पत्तियाँ निकलती है ना। यहाँ से कहीं जड़ निकलते हुए देखा है आलू से पहले, यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आलू क्या हो गया, तना हो गया, जिससे ही पत्तियां निकले वो क्या हो गया, तना, तने से ही तो पत्तियां निकलती है ना। दूसरा, तो अब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक, थोड़ा थोड़ा समझेंगे हम। दूसरा है गाजर, हल्दी और अदरक। अच्छा भाई देख लेते हैं हल्दी, सबसे पहले हम हल्दी को ही देखेंगे, इसमें बाकी हम बाकी चीज़ों को नहीं, हल्दी को देखते हैं। हल्दी ऐसे होता है ना, ऐसे, और इस पे ऐसे 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 होते हैं हल्दी पे, मतलब छिलके टाइप कुछ होता है जो ऐसे, नहीं ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझो। यहाँ अदरक, ठीक, अदरक से ऐसे पत्तियां निकलती हैं ना, ऐसे करके, और फिर ऐसे चौड़ी चौड़ी पत्तियां निकल जाती हैं, ठीक। मतलब अगर यहाँ से छील दो, हटा दो, तो एक छिलके जैसा निकलेगा ना, यहाँ से अदरक को ध्यान से देखो कभी, तो उसमें छिलके पाए जाते हैं ऐसे, और वे छिलके किससे जुड़े होते हैं, पत्तियों से, ऐसे ही पत्तियां होती है ना अदरक की, ठीक। और यहाँ से ऐसे छिलके, यहाँ पर ऐसे छिलके होते हैं जगह जगह, ठीक। तो ये क्या हो गया, पत्तियां कहाँ से निकलती हैं, तने से, तो अदरक भी क्या हो गया, तना हो गया, ठीक। हल्दी क्या हो गया, तना हो गया, हम हल्दी की बात करें तो यहाँ से पत्तियां निकलती हैं, तो ये क्या हो गया, तना हो गया। आलू से भी यहाँ से पत्तियां निकलती हैं, तो ये क्या हो गया, तना हो गया। अब हम आगे जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, जो हम कुछ जानते हैं ना, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अब तीसरा ऑप्शन आ जाता है मूली पर, ठीक, ऐसे होता है ना मूली, ऐसे ऐसे होता है ना। अच्छा, मूली पे जगह जगह देखा होगा, यहाँ से जब आप तोड़ते हो तो यहाँ पर कुछ रेसेदार कुछ रेसे निकले होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, ये ध्यान देना हमेशा, मूली पर ना ऐसे रेसे निकले होते हैं जगह जगह, ठीक। आप उन रेसों को जब मूली खाने जाते हो तो तोड़ देते हो ना रेसे, तो ये कहाँ, नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, और नीचे की तरफ कौन जाता है, जड़, जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ जाती है। यहाँ से पत्तियां, कहीं बीच से आप पत्ती निकलते हुए देखा है, किसी मूली में नीचे से कहीं पत्ती निकलते हुए देखा है, नहीं देखा ना। तो यहाँ से हमेशा जड़ निकलती है, ठीक। तो जो मूली हो गई वो क्या हो गई, जड़ हो गई। जो पत्तियां हैं ये सिर्फ ऊपर से ही निकल रही हैं, यहीं से, और एक बार ही निकलती हैं, बार बार नहीं निकलती, ठीक। इसी के बाद में इसी के बीच से निकलेंगी। बाकी अगर मूली का कोई भी भाग देखो, कोई भी भाग देखो, वहां से ऐसे रेसे निकलते हैं। एट लास्ट आप लास्ट का छोर देखो ना, मूली का जो नीचे वाला पिक पॉइंट होता है, वहां से भी ना पतले पतले रेसे ही निकलते हैं, और ये रेसे नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ कभी रेसे जाते हुए नहीं देखोगे। तो यह मूली क्या हो गई, जड़ हो गई, ठीक। तो लेकिन इसमें एक हल्दी भी है ना ऑप्शन में, तो यह क्या हो गया, ये तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं हम चौथे ऑप्शन पे। तो देखो इसमें क्या है, गाजर है, मूली है और चुकंदर है। भाई जब तीन ऑप्शन गलत हैं, तीनों नहीं हैं, तो फिर चौथा ऑप्शन सही होगा ना, ठीक। तो ये सही हो गया, लेकिन फिर भी आप समझ लो, गाजर भी ऐसे होता है, ऐसे, और इसमें भी देखा होगा जगह जगह से बीच से ऐसे रेसे निकले होंगे, छोटे छोटे या बड़े कैसे भी। और इनकी खासियत देख लेना कि ये सभी रेसे नीचे की तरफ होते हैं, कोई भी रेसा ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। गाजर की एक खासियत ऐसे होगा, ऐसे कहीं पे छोटे छोटे गड्ढे जैसे होंगे और उसमें से रेसे निकले होंगे, और ये रेसे सभी नीचे की तरफ जाएंगे। तो आप आसानी से याद कर लो, जिनके रेसे निकलते हों और रेसे नीचे की तरफ जाते हों वे सभी जड़ें होती हैं, और जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वो सभी तने होते हैं। तो जो हल्दी है, जो आलू है, वो क्या हो गया, तना हो गया, क्योंकि इससे पत्तियाँ निकल रही हैं। और मूली और गाजर की बात करें हम, तो यहाँ से जड़ें निकल रही हैं। इसके साथ ही हम अगर बात करें हम चुकंदर की, तो ऐसा होता है ना, ऐसे चुकंदर होता है। चुकंदर की भी वही खासियत है कि यहाँ से ऐसे ऐसे जड़ें निकली होती हैं, पतली पतली,
जब आप चुकंदर को हाथ में लो तो उसमें रेसे निकले होते हैं और जगह जगह गड्ढे होंगे और उन्हीं गड्ढों से रेसे निकलेंगे। ठीक, तो यह सबसे सिंपल तरीका है, आप इसको याद कर सकते हो आसानी से। ये सारी चीजें आपने देखी हैं घर पे, इसीलिए मैंने इस तरीके से बताया कि अगर रेसे नीचे की तरफ निकले हैं तो वे सभी जड़ें हैं, और अगर उनसे पत्तियां निकल रही हैं तो वे सभी तने हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? सब जानते हैं यार, इसमें कुछ बताना ही नहीं है। ऑप्शन 4, गांधी जी की दांडी यात्रा गुजरात से ही शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह क्या है? तो वह है मलेरिया। मलेरिया का उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है और इसमें बहुत तेज बुखार होता है, कपकपी होती है, दांत भी कटकटाते हैं और यह एक निश्चित अंतराल के बाद होता है। जैसे रात में बहुत तेज बुखार, दिन में आराम हो गया, फिर अगली रात को तेज बुखार। ठीक, तो वह होता है वो। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? अब याद करो, मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले ही। सबसे नीचे पूरब में है केरल, पश्चिम में है पूरब में तमिलनाडु, पश्चिम में है केरल। तो इसका एक निकटवर्ती राज्य कौन सा होगा? केरल। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ केरल है। इसमें नहीं है केरल। ठीक, तो यह गलत हो गया। पहले ऑप्शन में केरल नहीं है तो हमने इसको कट कर दिया। ठीक, अब दूसरे ऑप्शन में जाते हैं। केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 हैं। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल छोड़ दो, ये भी नहीं है। अगला देखो, तो हमने क्या कहा था? पूरब में है तमिलनाडु, पश्चिम में है केरल, और दूसरा जो तमिलनाडु है इसके ठीक ऊपर हमने क्या बताया? आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश भी होना चाहिए। तो इस तीसरे वाले ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं है तो इसको भी काट दिया। दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। जी नहीं, महाराष्ट्र के बारे में हमने क्या कहा था कि कर्नाटक है, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश है, केरल के ऊपर कर्नाटक है। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और केरल ये तीनों क्या हो गए? तमिलनाडु के आसपास हो गए। अब देखते हैं ऑप्शन 4, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, तो ये ऑप्शन सही हो गया। और महाराष्ट्र के बारे में हमने बताया था कि ये कहाँ पर है? कर्नाटक के ऊपर है। जैसे देखो, अगर हम भारत का ऐसे मैप बना रहे हैं याद करने के लिए, आप याद करो, यहाँ पे है केरल, यहाँ पे है तमिलनाडु, यहाँ पे है कर्नाटक, गया। ठीक, कर्नाटक, और यहाँ कर्नाटक हो गया यहाँ पर, और कर्नाटक के ऊपर है महाराष्ट्र। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, दूसरा बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो देखिए, क्रियाकलाप का अवलोकन भी होगा, अवलोकन होगा तभी तो अनुभव साझा होगा, तो ये दोनों ही सही हैं। तो अगर ये दोनों ऑप्शन किसी एक में है तो वो सही हो सकता है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बिल्कुल ये तीसरा ऑप्शन सही होगा। लेकिन चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो प्रश्न नहीं करने होते हैं, हमें सिर्फ उसको देखना होता है। छोटे बच्चों की बात है ना, तो सिर्फ देखना होता है, समझना होता है और उसको बताना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।